चलिए आपको ये बताना है, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टेट स्टेट क्या होता है? राज्य मतलब स्टेट वाला स्टेट नहीं, जो है स्टेट मतलब जिसको हम आर्टिकल 12 में जो हम बोलते हैं, वो क्या, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं स्टेट्स के अंदर? स्टेट्स में क्या आती है बोल देना कि समझ में आएगा। स्टेट कौन से स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, या और आसान शब्दों में बोल रहे हैं कि सरकार मतलब कुछ सरकारी चीज को क्या होता है इसमें? सरकार किसको बोलते हैं हम लोग? आर्टिकल 12 पढ़ा आप लोगों ने? आर्टिकल 12 नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने? हम्म? सर इसमें राज्य का उल्लेख है। राज्य को लेकर उसी की बात पूछ रहा हूँ मैं, पूछता हूँ बताओ ना क्या राज्य क्या होता है, स्टेट और राज्य में क्या फर्क है? हाँ सर परिभाषित क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या, अन्य राज्यों के संबंध बनाने की नहीं, शक्ति। आर्टिकल 12 के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं आपको, आर्टिकल 12 के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। राज्य में, राज्य शब्द में क्या सम्मिलित होगा इसके अंदर? पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये बताइए, गैस वर्क मत कीजिए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आर्टिकल 12? पढ़ा ही नहीं है ना? कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं आप लोग अभी? कौन कौन सी किताबें, मतलब पॉलिटी के लिए कौन सी किताब पढ़ते हैं आप लोग? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो लक्ष्मीकांत में ये है आर्टिकल 12 यस डेफिनेशन है। ना? पढ़ा तो डेफिनेशन पढ़ी आपने आर्टिकल 12 की? यस गवर्नमेंट की सारी बॉडीज आती हैं और ये हाँ, सर कंफ्यूज है कि प्राइवेट सेक्टर आता है कि नहीं, जो मतलब वो टॉप अभी टियर। डिटेल में पढ़ेंगे, वो सब मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा आपको क्या प्राइवेट सेक्टर है तो कौन सा है और नहीं है तो कौन सा नहीं है, ठीक है ना? लेकिन कम से कम यहाँ तक पहुंच गए कि आर्टिकल 12 में कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज आती हैं। तो ये गवर्नमेंट बॉडीज कौन कौन सी होती है जिनको हम देश बोलते हैं, राज्य बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं? इसमें आपका सेंटर गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट सर गवर्नमेंट जो और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, और बाकी जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं, या मोटे मोटे भाषा में अगर बोला जाए, ऐसा जो कि ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी करने की जिसके पास पावर होती है, वो सब सरकार या राज्य या स्टेट कह सकते हैं उसको आप। ये पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ा था आप लोगों ने पहले इस चीज को? कभी पढ़ा था? जी सर, आप पढ़ा था ना? समझ में आया ये? आपने आपके लेक्चर का जो आपने अच्छा, लेक्चर दिया था उसमें पढ़ा था। ठीक है। अब बताइए, फिर से बताइए, रिपीट कीजिए मुझे, क्या क्या है पढ़ा था, चलिए बताइए। स्टेट अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है, सर क्योंकि सवाल इसके ऊपर जी लगातार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 के ऊपर। चलिए बताइए, शाबाश बोलिए। जी सर, राज्य के अंतर्गत क्या आता है? हाँ, राज्य के तहत क्या आता है, क्या क्या आएगा? सर जो सर राष्ट्रपति और पंचायत और बीमा, जीवन बीमा निगम, आईसीआईसीआई और बताइए दूसरे और लोग। खाद्य तेल एवं पेट्रोलियम मैं वो सर और बता सबसे पहले राज्य के अंतर्गत आता है विधानसभा। केंद्र सरकार, हाँ संसद, हाँ राज्य सरकार, हाँ, विधानमंडल और प्रत्येक वो संस्था जिसके अंदर नोटिफिकेशन जारी करने की क्षमता। वही बात, ये बात है नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी करने के लिए। अच्छा मुझे अब ये बताओ, यूपीपीसीएस एक स्टेट के अंदर आता है कि नहीं आता है, राज्य के यस अंदर? सर। जी सर, कैसे आता है। कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि वो और वो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी जारी करता है। करने जो वो नोटिफिकेशन, बस यही बात, जो वो नोटिफिकेशन जारी करता है उसके पास पावर है इसके अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। क्यों? यस सर। क्यों नहीं आता और क्यों आता है? सर वो स्टेट का पार्ट ही है, मतलब इसलिए वो आता है। नोटिफाई नहीं, कुछ नहीं करता भाई, वो जी सर, नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, नोटिफिकेशन वो जारी खाली नहीं करता। किताब छापता है वो बस, कोई आदेश जारी नहीं करता। ठीक है ना? वो अधिसूचना कोई जारी नहीं करता है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? ठीक है, अब यस सर। ये तो मोटा मोटी बात हो गई, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये सब बातें होते हुए भी कुछ एक्सेप्ट, और वो एक्सेप्शनल केसेस ये तो आर्टिकल 12 में जो बताया गया वो बताया गया, मैंने जो अभी बताया आपको, सेंटर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विधानमंडल, अथॉरिटीज, ये सब तो ये आर्टिकल 12 में जो बोला गया। लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है जो कि एनालाइज करती हैं अलग अलग कानूनों को, कि कानून का मतलब क्या लिखा हुआ है, कानून का मतलब क्या है, ठीक है ना? तो कई बार केसेस पहुंचते हैं तो वो
ये कोर्ट जो है वो बताता है कि हाँ ये स्टेट का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। तो अलग तो बाद अलग अलग केसेस से पता लग पाता है कि उसको हम स्टेट का माने या ना माने, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ढंग से पढ़ो। जो नोट्स दिए बिना नोट्स पढ़े आप लोग ढंग से घटना चक्र को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। रट्टाफिकेशन का जमाना चला गया भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं निकलने वाला, सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप सोचो कि मैं घटना चक्र के क्वेश्चन रट के चला जाऊंगा, मैं सॉरी यार, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ कर पाओगे फिर आप। जब तक थोड़ा समझना पड़ेगा तो ठीक है, आसान क्वेश्चन कुछ आ जाएंगे कर लोगे, लेकिन स्कोर करना, ज्यादा स्कोर करना और श्योर हो जाना वो तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं कुछ नोट्स बनाए थे, मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जैसे कि जीवन बीमा निगम हो गया, तेल एंड प्राकृतिक गैस विश्वविद्यालय, भारत पेट्रोलियम गैस निगम, भारत एफसीआई बैंक, बीमा निगम, बीएसएनएल, यूपीएससी, राष्ट्रपति, ये सब आपके जो हैं वे आपके सरकार स्टेट हैं ये, ठीक है। और कुछ नहीं है जैसे कि एनसीईआरटी, आईसीएसआई, वक्फ बोर्ड, सीएसआईआर लैब, बीसीसीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट, पता आपको, बीसीसीआई नहीं है। मतलब कि जो क्रिकेट टीम खेलती है वो स्टेट का हिस्सा नहीं, बीसीसीआई एक तरह का ट्रस्ट है, ठीक है। तो बड़ा मसला, हाँ मसला होता है कि पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने इतने सारे रन इंडिया के लिए बनाए कि बीसीसीआई के लिए बनाए, ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज नॉट confined to a government department। आप एक लाइन पढ़िए, सुनिए। The definition of state is not confined to a government department and the legislature, but extended to any action, administrative, judicial, or quasi-judicial in a tribunal which can be brought within the fold of state action, being action violates a fundamental। कहने का मतलब यही है कि सिर्फ जो डिस्कस किया गया वही नहीं है, कुछ बाद में जो कोर्टों ने और भी अपने अपने एनालिसिस के ऊपर दिया। जैसे कि एक केस आता है कि महावीर ऑटो स्टोर्स वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसमें यह बताया गया था कि एक प्राइवेट बॉडी भी स्टेट बन हो सकती है, ठीक है। क्या कोई प्राइवेट संस्था जो है वो स्टेट बन सकती है? बताइए, बन सकती है? जी सर, बन सकती है। हाँ बन सकती है। कैसे बन सकती है? किस बेसिस बन सकती है? एक कोई प्राइवेट संस्था स्टेट किस बेसिस पे बन सकती है? सर अगर उसमें आधा शेयर सरकार का हो और आधा नोट्स मत खोलिएगा, ध्यान रखिएगा, बंद करके पढ़िएगा। मैं नहीं सर, कैमरे बंद, सब कैमरे बंद रखे हुए हैं आप लोगों ने, मैं चाहूं तो खुलवा सकता हूं कैमरे, ठीक है। लेकिन ये डिस्कशन के रूप में पढ़ के आना तो पहले पढ़ के आओ, ठीक है। पढ़ के आना ना मैं आप लोगों पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ, मैं आप पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, पढ़ के आना तो पहले पढ़ के आना, अभी नहीं पढ़ना कहीं से, ठीक है ना। बंद करके, ये नहीं किताब खोली और थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। हाँ कोई बात नहीं, आप लेक्चर सुनने से पहले कभी पढ़ लो, आपको दिक्कत है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्योंकि ये क्लास डिस्कशन क्लास के रूप में है तो उसको उसी रूप में रखा जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब बताइए क्या याद रहा आपके पास? अच्छा, बाकी लोग जो चुप हैं ये समझ पा रहे हैं कि क्या डिस्कशन क्या किस चीज का हो रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है? चलिए, भले आपको पूरा डिटेल में नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि क्या हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। कि कोई स्टेट, आर्टिकल 12 को पढ़ रहे हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रखना। आर्टिकल 12 को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने समझा कि आर्टिकल 12 में क्या बोला गया है, तो वहां पे स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आप घटना चक्र खोलोगे तो आपको एहसास होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट की डेफिनेशन कहां दी गई है, स्टेट की पूछा गया है। तो आर्टिकल 12 में दिया गया स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। और उसमें बोला गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और विधानसभा और ये राज्यसभा, सॉरी विधानसभा और राज्य सरकारें और अथॉरिटीज, ये सब चीजें जो स्टेट का हिस्सा है। फिर अलग अलग जजमेंट से अलग अलग टाइम पर हमें ये पता लगा कि इसके अंदर क्या था, क्योंकि कोर्ट जो है वो एनालाइज करता है, कानून को समझता है और समझाने की कोशिश करता है। तो इसी बीच में एक केस आता है, महावीर ऑटो वाला केस आता है। उसमें ये कोर्ट बोलता है कि प्राइवेट जो कोई कंपनी है या बॉडी है वो भी स्टेट हो सकता है। अब ये तो बोल दिया 1990 का केस है। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जस्टिस भगवती हैं, उन्होंने एक बार ये बोला था कि कैसे हो सकता है कोई प्राइवेट बॉडी जो है वो स्टेट कैसे मानी जा सकती है। तो उन्होंने 4-5 बातें बोली थी, जिसमें कहा था कि शेयर्ड कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि पैसा लगाना चाहिए सरकार का भी और उसका भी, ठीक है। अब मैं अगर मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेता ना तो मैं आपसे पूछता कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पूछूंगा, चलिए ठीक है। आप ध्यान रखना किस बात का, क्योंकि पीसीएस वगैरह में या यूपीएससी में सवाल पूछा था कि कैपिटल क्या होती है, ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, ये सब पता है, इकोनॉमिक्स चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए कि मोनोपोली स्टेटस हासिल हो। अब मोनोपोली स्टेटस का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, ये एग्जाम में आ चुका सवाल यूपीएससी में, पीसीएस में, कि मोनोपोली, मोनोपोली शब्द का मतलब क्या होता है? सर मार्केट में एक एक ही छत्र राज, एक छत्र राज, एकाधिकार। एक अधिकार, एक छत्र राज, ठीक है ना। एकाधिकार। तो अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो एक छत्र राज कर रही है, तो उसको हम लोग जो है वो सरकारी स्टेट का हिस्सा दे देंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था कि इसरो इंडिया में स्टेट जो सैटेलाइट भेजने का जो अधिकार है वो सिर्फ इसरो के पास है, ठीक है। इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे कह सकते हो, ठीक है, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट सरकार, उसमें तो गवर्नमेंट ओन्ड है तो पैसा आता है, लेकिन प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसके जरिए मतलब कॉन्सेप्ट समझिए कि मोनोपोली अगर है और वो पब्लिक यूज में आती है, कि बहुत ज्यादा पब्लिक वेलफेयर में, और लेकिन उसी एक छत्र राज है, तो सरकार उसको उस ऐसा स्टेटस दे देगी, हाँ भैया ये स्टेट है, ठीक है। कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली टू द गवर्नमेंट फंक्शन, ठीक है। ऐसे कई बार होता है कि कोई कंपनी ऐसा काम कर रही होती है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली काम होते हैं, और सरकार के साथ बहुत मिलकर काम कर रही होती है, तो उसको एक तरह का मोनोपोली, उसको एक तरह का स्टेट का दे दिया जाता है। आपसे ना एग्जाम में पूछेगा वो जब अलग अलग टाइम पर, बल्कि मैं देख ही लेता हूँ उसमें कि पूछा गया है कि 4-5 वो दे दिए उन्होंने, बोला ये कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भी दे सकते हैं स्टेट का। मेट्रो रेल, अब देखना पड़ेगा मेट्रो रेल जो है स्टेट है कि नहीं, तो प्राइवेट बॉडी है भैया, ये स्टेट नहीं है, प्राइवेट है ये, आपके सरकार का स्टेक्स के अंदर है ना। मोनोपोली तो है। मोनोपोली, मोनोपोली एज सच मानी नहीं जा रही इसके, ठीक है। अब इसके ऊपर केस आया नहीं क्योंकि सरकार ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो सब अभी प्राइवेट वाले ही माने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका इसके अंदर, अगर इसमें दिया गया होगा तो इसी टॉपिक के ऊपर। नहीं यार, देख नहीं रहा क्वेश्चन कहाँ गया। ढूंढना पड़ेगा इसके ऊपर यार, क्वेश्चन इसमें दिखा नहीं रहा इससे कोई। चलिए देखता हूँ, ऐसे बीच में टाइम बर्बाद हो रहा है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जब आएगा तो अभी पढ़ाएंगे इसके अंदर कुछ क्वेश्चन, क्योंकि पुरानी वाली घटना चक्र में हुआ करता है, नई वाली घटना चक्र के अंदर चेंजेस कुछ करते हैं, कुछ क्वेश्चन हटा देते हैं लोग, होता है। तभी दिख नहीं रहा वो। चलिए ठीक है, यहाँ तक पढ़े। आर्टिकल 13 का मतलब क्या होता है, चलिए आर्टिकल 13 आपने पढ़ा है इसके अंदर, 12 पढ़ ली, 13वां में क्या बोला जाता है बताइए। सर न्यायिक पुनर्वलोकन। हाँ, क्या है इसका मतलब बता दीजिए। जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जुडिशियल रिव्यू जी, हाँ क्या चीज है वो, जुडिशियल रिव्यू क्या है वो बता दीजिए। सर जिस कानून पे मतलब उसको फिर से रिव्यू करने के जुडिशरी में देते हैं कि वो सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, तो आगे बस अगर वो न्यायिक कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो उसे मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, ठीक है, मतलब लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ लोगों को लगा कि यार ये कानून जो है सही नहीं है, तो वो चले गए कोर्ट में कि कोर्ट इसको जो है एनालाइज करेगा, और कोर्ट को लगता है कि अगर ये जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ या फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो नल एंड वॉइड यानी शून्य घोषित कर देता है, बिल्कुल मतलब कि निरस्त कर देता है उसको, ठीक है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, और ये हमने कहाँ से लिया है, कहाँ सीखा इस चीज को हमने, अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है। अब इसके ऊपर जो ये आपका इसको करने करने के किसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत आता है इस चीज को लेकर, और आर्टिकल हाई कोर्ट के ऊपर 226 के हिसाब से आता है। नीचे वाली अदालतों के पास इसको रिव्यू करने का नहीं है, संविधान को रिव्यू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, छोटे जो अदालत है वो नहीं रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दो शब्द आते हैं जो पिछले बार आई थिंक 2020-21 में भी सवाल आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है सर? अच्छादन का सिद्धांत। बाकी लोगों ने पढ़ा भी है ये चीज का, बताइए। यस सर। पढ़ा है ना, सुना सुना तो है कुछ ना कुछ तो सुना सुना है कि सुना सर जो सुना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के
बनने से पहले के लॉ होते हैं, अगर वो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो उनपे एक इक्लिप्स यानी उसको मतलब आ जाएगा, अब समय आ अभी के जाएगा। आता है कुछ दिन, मतलब अगर बाद में कोई ऐसा जजमेंट आता है जिससे उस कानून का कोई महत्व समझ में आता है तो उसे फिर से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी की वो ढका हुआ है, ढका हुआ है, इक्लिप्स। इनएक्टिव कर दिया उसको, डोरमेंट कर दिया, इनएक्टिव कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर डॉर्म इन हाँ ठीक है, डोरमेंट कर दिया गया वो हिस्सा जो कि संविधान पहले हुए और मूल अधिकारों से मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको उन हिस्सों को ढक दिया गया वो, ठीक है। इसे बोलते हैं जी। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने नोट्स में बताया गया था कि किस तरह से आपको मतलब पता होना चाहिए, साथ में कौन सा केस इसके साथ आया है, तो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आ जाते हैं इसके अंदर। फिर एक और आया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि प्रथिकरणता का सिद्धांत। इसका जी। मतलब क्या है? सर अगर संविधान में दो भाग हैं, एक भाग ठीक है और एक ठीक संविधान में नहीं नहीं, है, कानून के अंदर। तो कानून के अंदर तो जो भाग ठीक नहीं है हाँ तो उसे हटा दिया जाता है। हाँ, मतलब कि पूरा कानून बर्बाद नहीं कराया जाएगा, वो हिस्सा जी। जो कि वो मतलब हिस्सा। गलत होगा उसको हटा दिया जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। जी। बाकी पूरा चलता रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक कानून बिल में एक ही कानून की बात की गई हो, क्या पता 4-5 कानून की बात की जा रही है, कई मतलब बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सर हिस्सा आप सबकी वीडियो ऑन करवाइए, हाँ? अरे वीडियो ऑन ठीक, करवाइए सबके। कर दिया भैया, जिसको जो करना कर दीजिए यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए, ठीक है। कर लो, शक्ल भी देख ले कम से कम एक दूसरे की हम लोग, कि आप तो देख शक्ल देखते ही रहते हो, लेकिन मैं तो देखूं कम से कम आप लोगों की शक्ल, ठीक है। तो इसके अंदर ये रहेगा, इसमें गोपालन का केस रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ में आ गया सेवरेबिलिटी आपको? दो केस समझ में आ गया ना, यस सर। एक इक्लिप्स आ गया और सेवरेबिलिटी आ गया, यानी कि प्रतिकरणता का सिद्धांत आ गया। तीसरा भी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, इसका मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी कि अधित्याग का सिद्धांत, क्या मतलब इसका? वेवर, ये सब आपको अगर जो भी कोई भी आप किताब पढ़ रहे होगे ना, उसके अंदर डायरेक्टली सवाल, मतलब ये थ्योरी है, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कहीं मिलेगी नहीं आपको, आराम से। सर अभी तो याद था, भूल गए। कोई बात नहीं है, और लोग कुछ कहना चाहेंगे? अब जैसे कि आप एक दिन सोए, अगले दिन सुबह उठ के देखा कि आपको लगा कि यार मुझे फंडामेंटल राइट्स चाहिए ही नहीं अपने, मुझे ना फंडामेंटल राइट्स चाहिए, और मैं जाके फंडामेंटल राइट्स जो मैं त्याग रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग नहीं सकते हो, ठीक है। कोई व्यक्ति अपना मूल जी सर। अधिकार को त्याग नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी ये बात क्यों, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट उस तक सीमित नहीं है, उससे और भी लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप इससे भी, जैसा कि इसमें क्या हो गया कि मान लो जीने का अधिकार दे रखा है, लेकिन इसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आपने बोला कि मैं तो मरने जा रहा हूं भाई, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, अपना फंडामेंटल रखो अपने पास, ठीक है। तो आप ये काम नहीं कर सकते रह के कि आप अपना त्याग, क्योंकि सिर्फ बात आप तक सीमित नहीं है, ठीक है, आपकी सोसाइटी भी जुड़ी रहती है। तो इसमें बेहरम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे या विश्वेश्वर नाथ का वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर वाला जो केस है वो आता है। केसेस ना फंडामेंटल राइट्स वाले केसेस, मतलब इसके अंदर लगा जितने भी हम पढ़ेंगे, खासकर फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे 10-15 केसेस आते हैं जो कि लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है। एक ये होता है, दूसरा आपका कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स में बड़ी कमिटीज पूछी जाती हैं, ठीक है, कि कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या रहा, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा चीजों को लेकर, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, आर्टिकल 12 तक तो खत्म हो गया, 12-13 खत्म हो गए। और सर हाँ बजी बताइए। सर ये आप जो वेवर का बताए हैं, ये तो आर्टिकल 33 में जो है कि आर्म फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स उनके छीन लिए जाते हैं, इससे हाँ, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है? असल में हमारे जो आर्म फोर्सेस को जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करके दिए जाते हैं, ठीक है, वो उस तरह से फंडामेंटल राइट्स को नहीं मतलब यूज कर सकते जिस हिसाब से एक आम आदमी कर सकता है। और जरूरी भी है, क्योंकि जो आर्मी में बंदा होगा उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, वहां पर वो नहीं हो सकता कि बोलने का अधिकार भी दिया जाए, ठीक है। तो वहां पर हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी इस बात को बोला गया है कि थोड़ा लिमिटेड करके दिया जाएगा उसको फंड, और इसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता जाके कोर्ट में कि नहीं मुझे तो उस तरह से मैं नहीं कर रहा हूँ, मिल रहा है जिस तरह से आम आदमी को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर मतलब यहाँ पे समझाने का यहाँ पर ये है कि आप अपना फंडामेंटल राइट्स नहीं त्याग सकते हो। ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं चाहिए और मैं तो मुझे आप रख लो अपना, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने और मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपसे बाहर भी सीमित रहता है इसके अंदर। चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर।
असल में क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा करके रखा है क्या इन लोगों ने, थोड़ा सा लाइन से लिख नहीं रहे क्वेश्चन से। पढ़ाना पड़ेगा 14, 15, 16, उसके बाद ही क्वेश्चन ढंग से आएंगे सामने। एक मिनट बस। सर जो हमारे पास घटना चक्र है उसमें तो ये सवाल नहीं है। हाँ, और वो कुछ इसमें ना एडिशन अलग अलग होगा ना, तो आपका एडिशन अलग होगा। मेरे पास 20 वाला एडिशन है, आपके पास कौन सा है? 22 वाला। हाँ 22 वाला ना, मैं गरीब आदमी यार, मैं दूंगा बाद में। ठीक है, इसके अंदर अच्छा ये अब आ गया आपका। चलिए पढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा पढ़ा, उसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे लाइन से सारे क्वेश्चन उस तरह दिया हुआ। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स मौलिक मूल संविधान में कितने थे? 7 हैं। ठीक है, 44वें वाले में एक हटा दिया गया, बचे 6। ठीक है, जो हटाया गया है वो पहुंच गया आपका 300A में पहुंच गया। ठीक है, अच्छा, और ये जो संपत्ति का अच्छा ठीक है, अच्छा अब यहाँ वो लीगल राइट बन गया। अब एक बनता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के बीच में आते हैं। तो आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल्स है उनको एक एक करके पढ़ना है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? अच्छा ये सीक्वेंस याद रखिएगा, 14, 15, 16, 17, 18 कि 14 में क्या बोल रहा है, 15 में क्या बोल रहा है, 16 में क्या बोल रहा है, 17 में क्या बोल रहा है, 18 में क्या बोल रहा है। यहाँ पे सबको बराबर करने की बात की जा रही है। तो पहला आर्टिकल 14 है। अगर अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोगों के पास क्या एक किताब का है जिसका नाम है बेयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो किताब है आपके पास क्या? नहीं। पीएन बख्शी की किताब आती है, देखो। ठीक है, पीएन बख्शी की किताब है, उसमें ना सिर्फ संविधान के आर्टिकल्स पूरे डिटेल में लिखे हुए हैं। जैसे अभी आपके पास मान लो परीक्षा वाणी हो गई या घटना चक्र हो गई या आपके पास ये लक्ष्मीकांत हो गई, तो उसमें सारे आर्टिकल्स जो शब्दावली के साथ नहीं, जो एग्जैक्ट जो वर्ड्स के साथ नहीं लिखा होता है। ठीक है, वो सिर्फ समझाने के पर्पज से होता है। कई बार क्या होता है कि किताबों में पूरा नहीं दिया गया होता है या ढंग से नहीं दिया होता, और एग्जामिनर ने क्या किया होता है कि सिर्फ एक शब्द का हेर फेर किया होता है, और खासकर यूपीएससी में ज्यादा रहता है। वो पूरा आर्टिकल ठीक से बोलेगा और एक शब्द को हेर फेर कर देगा। अगर आपने पूरा आर्टिकल ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो आप पकड़ नहीं पाते हो। तो हो सके तो आप एक पीएन बख्शी की किताब ले लो, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सिर्फ उसमें संविधान की आर्टिकल्स ही लिखे हुए उसके अंदर, और जो भी आर्टिकल पढ़ो तो पूरा उसको ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ पढ़ो आप, अंदर की क्या लिखा हुआ है। देन आप लक्ष्मीकांत और या परीक्षा वाणी से पढ़ोगे। जब आप ओरिजिनल पढ़ोगे ना पूरे उस आर्टिकल को, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो जो चीजें मिस हो जाती हैं वो मिस नहीं होंगी आप लोगों के। ठीक है सर मेरे पास बीएल खाड़िया की है ना? तो एक किताब तो कम से कम है आपके पास ना। चलो मैं पीएन बख्शी मैंने पढ़ी हुई है, आप देखना कौन कौन सी आई हुई है मार्केट में, उसी तरह से कोई भी किताब ले लीजिएगा। चलिए आप आर्टिकल 14। हाँ बेटा, हाँ सर मैंने तो सब पढ़ लिया ऐसे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इसके वर्ड। हाँ चलो कोई बात, अभी तुम्हें एक नॉलेज बार करना, पढ़ लेकिन हाँ दोबारा जब पढ़ोगे तो एक दो बार जब आपका वो एक 2-4 बार पढ़ोगे ना तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन जब ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ते हो ना तो आप वो मिस नहीं करोगे। आप जो अगर मान लो किताब ने भी मिस कर दिया तो आप मिस नहीं करोगे, और आपको वो आर्टिकल समझ में भी ढंग से आ जाएगा। चलिए, जैसे कि आर्टिकल 14 में जो बात बोली गई है, वो बात बोली गई है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। मतलब आप कानून के सामने जो है वो बराबर हैं, और आपको बराबरी तौर पर सबका प्रोटेक्शन भी बराबर के रूप में दिया गया है। क्योंकि हमने पढ़ रहे 14 से 18 के बीच में राइट टू इक्वालिटी है, मतलब समता का समानता का अधिकार की बात होती है। जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे होंगे कि सब लोग बराबर रहें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। तो आर्टिकल 14 पहले बोलता है कि भाई सब जो है कानून के सामने बिल्कुल बराबर रहेंगे, और सबको बराबरी से ही उनका प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया 14 वाला? और ये सोर्स हमने अमेरिका और आयरलैंड से ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग बोलने जा रहा हूँ, वो समझिएगा इस बात को। समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मुझे बताओ, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना और उसे समान रूप से लागू करना, ये जरूरी है। सर जैसे मतलब कि अगर कोई लोग किसी जगह स्टेडियम में जैसे मैच देख रहे हैं, मान लीजिए कोई छोटे हाइट का है, तो हम उसको उसी हाइट का चेयर या टेबल नहीं देंगे जिसका सबको दिया है।
हम लोग उसको थोड़ा ऊंचा देंगे ताकि उसको समान अधिकार सर मिल सके। मैं नहीं, इसमें वो तुम्हारा रिजर्वेशन वाला एग्जांपल आप दे रहे हो, मैं आपको दूसरा बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक बॉर्डर पर एक सैनिक है, उसने एक अपने दुश्मन को गोली मारी, ठीक है, और एक चोर ने चोरी के इरादे से एक घर में जाता है और वहां पर एक व्यक्ति की मर्डर कर देता है। अब आप जिस सिपाही ने अपने दुश्मन को गोली मारी और व्यक्ति वो मर गया दूसरा वाला, लेकिन आपने क्या दिया, तो अवार्ड दिए, बहादुरी का पुरस्कार दिया, और दूसरे व्यक्ति ने भी हत्या की है, आपने उसको सजा दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बोलोगे कि यार दोनों ने मर्डर किया हुआ है, तो दोनों को हम क्या एक ही कानून के तहत ट्रीट करेंगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर याद है कि क्योंकि परिस्थितियां समान नहीं है, एक आदमी वो अलग परिस्थिति में है, वो देश की रक्षा करते हुए वो हत्या कर रहा है, और एक अपने लालच से वो हत्या कर रहा है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधि के अधीन रखना, तभी वो हो जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी अमंग्स क्या इक्वालिटी अमंग्स इनइक्वालिटी, क्या नहीं सॉरी क्या था वो, इक्वालिटी लीड्स टू इनइक्वालिटी, इक्वालिटी अमंग नहीं इक्वालिटी अनइक्वल्स लीड्स टू इनइक्वालिटी, ठीक है। कि अगर आप अनइक्वल लोगों को एक ही तरह से करोगे, एक ही उसमें बराबर रखोगे, तो एक कुछ नहीं करेगा, वो इनइक्वालिटी बढ़ा देगा। जैसे कि हुसैन बोल्ट और एक 10 साल के 5 साल के बच्चे के बीच में रेस हो जाए, तो क्या आप उसे बराबर बोलोगे? नहीं होगा, क्योंकि दोनों की स्थिति अलग है, दोनों की कंडीशन अलग है। चलिए, ये लाइन समझ में आ गई ना आपको उसके अंदर? चलिए, अब आर्टिकल 14 हमसे बोलता है कि आप क्लासिफाई नहीं कर सकते इस चीजों को लेकर, मतलब आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो अगर आपको लगता है, आप भेद मत करो, आप किसी को अलग अलग, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर कुछ लोगों को अलग करना पड़ेगा जिससे कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सके, तो आप कर सकते हो। और यहाँ से आपका एक वर्ड आता है जिसका नाम है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये इंग्लिश में लाइन है, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी कि हम वैसे तो हम कुछ भी भेद नहीं करेंगे, हमारे लिए सब बराबर है, बट लेकिन अगर हमें लगता है, ठीक है, कि कुछ लोगों को जरूरत है स्पेशल अटेंशन देने की, तो हम भेद कर सकते हैं। युक्त निर्वर्धन, ठीक है। द इक्वल ट्रीटमेंट टू, ये लाइन थी, द इक्वल ट्रीटमेंट टू अनइक्वल्स इज नथिंग बट इनइक्वालिटी, ठीक है। इसीलिए रीजनेबल क्लासिफाई करना जरूरी है कि मतलब ठीक है, वैसे तो हमारे संविधान में सबको बराबर बोला गया है, लेकिन बोल देने से क्या होता है, नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग कंडीशन में रह रहा है और उसकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो हम अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसी, अब जैसे ट्राइबल्स हैं, अब ट्राइबल्स को थोड़ा सा हमें अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा हम लोगों को, या दिव्यांग है तो उनको अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, तो अब उनको नहीं बोल सकते कि बराबरी, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीजें ना, यहाँ से आर्टिकल 14, 15, 16 ये सब एक चीज आ जाती है, वो है रिजर्वेशन के वहां पहुंचना शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके। और जो एक जो रिजर्वेशन वाला जो मैटर आता है, वो वहां उस तरफ लेके जाएंगे कि ऐसा कि अगर कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है या उनको कट ऑफ में उनको छूट मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को उनका हक मारा जा रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर आ पाएंगे, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई ना आपको ये चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिसमें एक है मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, ठीक है। इसमें रूल ऑफ लॉ की बात की गई है कि संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। फिर एक चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, एक व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक वर्ग हो सकता है, यानी कि अगर हम वर्ग की बात करते हैं, अगर एक व्यक्ति स्पेशल कंडीशन उसकी है तो भी उसको हम स्पेशली ट्रीट करेंगे। मान लो कहीं अंडमान निकोबार में है, वो अकेला रह रहा है, उसकी अपनी ही यूनिक कंडीशन है, तो हम उसको अपने आप में एक वर्ग मान लेंगे। जैसे कि वर्ग का मतलब, अच्छा वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब, क्लास का मतलब क्या होता है? अगर मैं पूछूं वर्ग क्या होता है? सर उसी टाइप के जाति कई लोग, हाँ, जैसे कि सर जिसकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है हाँ, सेम। वर्ग तो कहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग, ठीक है, रिच वर्सेस पुअर, ठीक है, जहां पे सबकी कंडीशन एक जैसी हो लगभग, तो अपने आप में एक वर्ग बन जाएगा। तो एक हमारे चिरंजीत लाल वाले केस में ये बोला गया कि अगर मान लो कोई एक व्यक्ति उसकी स्पेशल कंडीशन है, तो वो भी अपने आप में एक वर्ग की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम 10,000 जब तक लोग नहीं होंगे उस तरह से, तब तक हम उससे वर्ग नहीं मानेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति है, उसकी स्पेशल कंडीशन है, तो भी अपने आप में उसको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे लाखों लोगों को ट्रीट किया जाता है। इस बात का ख्याल रखा गया। अब आर्टिकल 15 की बात करते हैं। राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर भेद करने से रोकता है।
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कि आप किसी भी तरह से धर्म के आधार पर, मतलब यही धर्म, रेस के आधार, नस्ल के आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर, या कहाँ पैदा हो उसके आधार पर आप भेद नहीं कर सकते आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी में कुछ सब क्लॉज है जो इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आर्टिकल 15 है, लेकिन 15 के कई सब क्लॉसेस हैं, आपको ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पीएन बख्शी वाली किताब ले लेना है, क्योंकि इसमें कई तरह के हैं। मैं अभी फिलहाल आपको मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 15 आर्टिकल है जिसमें ये बोला गया सामाजिक और शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन रूप से पिछड़ी एससी और एसटी जातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट राज्य को देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? 15(4). बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि अगर सोशली या एजुकेशनली कोई जातियां पिछड़ी हैं, जिसमें एससी एसटी हो गई, उनके लिए राज्य जो है स्पेशल प्रावधान बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को अगर हम स्पेशल प्रावधान दे रहे हैं तो दूसरे का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो ऐसा वो नहीं होगा। वो यहाँ पे अलाउ कर रहा है, संविधान अलाउ कर रहा है इस चीज को कि नहीं ठीक है, अगर उनको आपको लगता है कुछ लोग पीछे रह गए तो उनको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, इसी में आर्टिकल 15(5) आता है। 15(4) पढ़ लिया, 15(5) आता है। 15(5) क्या बोलता है कि 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में इसको जोड़ा गया है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2005 में जोड़ा गया है। इसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो है वहां पर एससी एसटी को रिजर्वेशन का इंतजाम कराया गया है, प्राइवेट वालों के अंदर भी कर उसमें रखा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में हमें ये दिखाया कि हम कुछ भेद नहीं कर सकते। 15(4) में ये बोला गया है कि अगर सरकार को लगता है कि स्पेशल प्रावधान है, कुछ जातियां पीछे रह गई हैं, तो उनके लिए कुछ हम स्पेशल प्रावधान कर सकते हैं। और 15(5) में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के भी अंदर हम रिजर्व कर रहे हैं सीटें एससी एसटी ओबीसी की। ठीक है, तो ये 15 हो गया। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, सभी लोगों को बराबर लोक नियोजन में अवसर, लोक नियोजन कहा जाता है। ठीक है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता रहेगी, कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का मिल जाए, कुछ लोगों को ना मिल पाए, या कुछ हम ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं इसके अंदर। तो आर्टिकल 16 में लिखा है। इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है 16(4), बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इंग्लिश से पढ़ रहा हूं उसको। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। 16(4) कुछ लोग, आप लोग कभी पढ़ा होगा कि इस रिजर्वेशन का प्रावधान सबसे ज्यादा कहां से, मतलब कहां से पावर लेता है? तो आर्टिकल 16(4) से लेता है वो, जहां पर यह बोला गया है कि अगर सरकार को यह लगता है कि कुछ जातियों की रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरी में या एजुकेशन में नहीं है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान कर सकता है, जैसे कि सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, कुछ कट ऑफ में छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। ठीक है, उसको आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। 16(4) पावर देता है सरकारों को कि ऐसा प्रावधान बनाने की। जब भी आपसे पूछा जाए कि रिजर्वेशन के लिए कहां से पावर मिल रही है, तो 16(4) से मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात। इसी में एक वर्ड आता है बैकलॉग आता है, सॉरी कैरी फॉरवर्ड रूल आता है। कैरी फॉरवर्ड रूल, इसका मतलब क्या होता है? अब आपको पता है कि रिजर्वेशन को लेकर 50% का रखा गया, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि तमिलनाडु में 70-80% रिजर्वेशन हो गया। तो इसके लेके बड़ा बवाल हुआ कि यार कैसे पॉसिबल है कि 50% आप लोग बोल रहे हो कि एक वैकेंसी में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आप 70% कैसे दे रहे हो? तो तमिलनाडु ने बोला कि भाई ये नई वैकेंसी नहीं है, जो पुराने बैकलॉग थे उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है, मतलब ये भर जानी चाहिए थी, लेकिन ये किसी भी कारण से भरी नहीं जा पाई हैं, तो उन नौकरियों को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये है कैरी फॉरवर्ड रूल या बैकलॉग, ये दोनों टर्म्स जो हैं आई हैं, तो इनको समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। अभी तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? जी सर। अभी सर इसी से रिलेटेड, हाँ बताओ बेटा। हेलो, हाँ बोलो सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सर, पूछे? हाँ पूछो। सर क्वेश्चन ये था, आया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार
परिभाषित करने की पावर है। डीपीएसपी में आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं इसमें जो अलग अलग, क्योंकि ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कई आर्टिकल्स को साथ में पढ़ के वो उसका असेसमेंट करते हैं या उसका वैल्यू निकालते हैं इसके अंदर। कभी कभी जब चीजें नहीं क्लियर होती है तो 2-3 आर्टिकल्स को साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो रिजर्वेशन के बारे में बात आ जाएगी और साथ में महिला के बारे में आ जाएगी तो 2 आर्टिकल्स को पढ़ के निकाल देंगे इसके अंदर, डीपीएसपी में ठीक है। इस तरह से आर्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सर ऑप्शन में यही थी 14, 15, 16। हाँ ठीक है ना, यही था, तो मिल के पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसमें केस आता है, फटाफट पढ़ लेते हैं। इसका इंदिरा साहनी केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इंदिरा साहनी, वैसे तो देखो यार ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर जो बड़ा बवाल हुआ था ना, ये मंडल कमीशन वाले को लेकर, उसमें इंदिरा साहनी ने ये केस उठाया था कि भाई उसमें ये, अच्छा इंदिरा, अच्छा ये पता मंडल कमीशन, पता आपको मंडल कमीशन क्या है? यस सर। मंडल कमीशन पता है ना आपको? मंडल कमीशन में ये था कि ओबीसी जातियों को रिजर्वेशन देने की बात आई थी, ठीक है। तो अब वैसे तो बहुत लंबा कहानी इसकी बात सुनाऊंगा, टाइम नहीं है, लेकिन मंडल कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी को एजुकेशन और नौकरियों के अंदर। लेकिन साथ में ये भी लगा दिया था कि भाई मेरे पास डेटा सफिशिएंट नहीं है, इससे हमने बहुत पुराना डेटा रेफर कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, खैर वो अलग बात है। लेकिन इंदिरा साहनी जो है चली गई कोर्ट में और बोला कि ये तो गलत हो रहा है, या तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसको प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। तो इंदिरा साहनी वाला जब कभी भी आपको मैच द फॉलोइंग में सवाल आए तो वो मंडल कमीशन के मामले से जुड़ा हुआ होगा। मैं मैच द फॉलोइंग करूं, ठीक है। इंदिरा साहनी ने ओबीसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जाकर बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था कि जाति को आधार बना सकते हैं रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। अच्छा अब आर्टिकल 17 और 18 की बात कर रहे थे फटाफट। 17 में क्या है, बहुत आसान सा है, वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है वो, और ये अपने आप में ऐसा है जिसमें राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ है ये। वैसे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपका प्रोटेक्शन करते हैं राज्यों से, स्टेट से, कि आपका शोषण ना हो पाए, लेकिन ये आर्टिकल 17 ऐसा है जो राज्य को भी रोकता है और प्राइवेट व्यक्ति को भी रोकता है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो रोकता है, ठीक है, ये दोनों के खिलाफ है। आर्टिकल 18 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो टाइटल लगाते हो राय बहादुर, फना बहादुर, टिमका बहादुर, तो वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लगा नहीं सकते कोई, सिवाय मिलिट्री वाला और एजुकेशन वाला, यानी कर्नल जनरल वाला लगा सकते हो और लगा सकते हो डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, ठीक है। और अगर कोई विदेश में आपको कोई कुछ अवार्ड दे रहा है तो राष्ट्रपति की हेल्प से या परमिशन से आप जाके वो अवार्ड ले सकते हो। यानी कि अगर मान लो सर की उपाधि मिल रही है, नाइटहुड मिल रहा है इंग्लैंड में, तो आपको पहले परमिशन मिलेगी और देन परमिशन के बाद आपको वो मिलेगा चीज, ठीक है। तो ये आप 14, 15, 16, 17, 18 का एक बार रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर सबको बराबर करने की कोशिश की जा रही है बार बार, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना भी क्या है, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या हुआ है, गलत ना हो जाए आपसे मैच द फॉलोइंग के साथ में। और खासकर 14, 15, 16 को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस बनाता